यही वो दहशतगर्द थे, अगर आप पुलिस रिपोर्ट पे यकीन करें, जिन्होंने कुछ महीने पहले पहलगाम से कुछ महीने पहले सोनमर्ग में जाके इसी तरीके का हादसा जो है अंजाम दिया, जिसमें चुन चुन के उन्होंने वर्कर्स को, इंजीनियर्स को, जो टनल की साइट थी सोनमर्ग में, वहाँ पे रात के वक्त हमला किया, चुन चुन के उनको उठाया और उनको मार दिया। और तब वो इंजीनियर्स, वर्कर्स, वो सब के सब मुसलमान थे कि 370 उनको लौटाया जाए, जो गैर जमहूरी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, नाजायज़ तरीके से हमसे हटाया गया। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है इस गवर्नमेंट ने दी, ये कहा कि 370 की वजह से दहशतगर्दी है, 370 हटा देंगे, उसके बाद दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। तो पहलगाम उसका एक जीता जागता सबूत था कि टेररिज्म, मिलिटेंसी, जो भी आप नाम दें, उसका 370 के साथ कोई लेना देना नहीं था। वो एक अलग सब्जेक्ट है 370 और स्टेटहुड। 370 में ही स्टेटहुड भी है, 370 के बगैर हम इमेजिन नहीं करते हैं स्टेटहुड को। वो एक इंटरनल अरेंजमेंट था। बीजेपी ने इस ऐवान को अपनी ज़ाती मिल्कियत बनाया है, सिर्फ इनको बोलने की इजाज़त है, और जितना भी ये झूठ बोल सके उसके लिए वक्त भी है, उसके लिए इजाजत भी है। ऑपरेशन सिंदूर पर जो डिबेट लोकसभा और राज्यसभा में हो रहा था वो खत्म हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने इसके ऊपर जवाब लोकसभा और राज्यसभा में दिए हैं। दोनों का ये कहना था कि जब टूरिस्ट को पहलगाम यानी बैसारन वैली में मारा गया, उनका धर्म जानने के बाद उन्हें गोली मारी गई। तो ऐसा क्या वाकया हुआ था, ये नहीं हुआ था, ये एनआईए की जांच जो है वो फिलहाल चल रही है। हमारे साथ श्रीनगर के एमपी हैं आगा रूल्ला मेहदी साहब, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भी इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया था और कश्मीरियों की आवाज जो है वो संसद में उठाई थी। सर शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जब प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ये वाली बात बोलते हैं कि धर्म जानने के बाद उनको गोली मारी गई, आप बतौर कश्मीरी कैसे रिएक्ट करते हैं? कश्मीरियों ने इसका रिएक्शन दिखाया, वो सड़कों पे आए, मस्जिदों से ऐलान हुए इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, स्कूल्स बंद हुए, दुकानें बंद हुई, बिज़नेस बंद हुआ, रूटीन लाइफ बंद हुई, और कश्मीरियों ने इसको मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया। पहली बार आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिकली कश्मीर के लोग किसी इस तरह के वायलेंस के हादसे के ख़िलाफ़ ऑर्गेनिकली खुद ब खुद निकल आए हो, किसी के कहने से नहीं, किसी के दबाव से नहीं, किसी के पूछने पे नहीं, किसी के बोलने पे नहीं, या किसी के इंतज़ाम करने पे नहीं, खुद ब खुद हर गली से, हर नुक्कड़ से, हर मस्जिद से, हर गांव से, हर शहर के हर गली से लोग निकल के आए और मुस्तरद किया, और ये कहा कि इस तरह के वाक़यात जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। और कश्मीर की आवाम ने बिलखुसूस ये पैगाम दिया कि हमारे मज़हब के नाम पे इस तरह की दहशतगर्दी ना की जाए, और जिनने भी की वो उनके लिए भी उतनी ही दहशतगर्द है जिनका उन्होंने लहू बहाया, हमारे लिए भी उतनी ही दहशतगर्द है। और इसी तरह की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत सारा खून बहाया है, अपना खून दिया है, अपना कुर्बानी दी है। और अगर पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप जाए, यही वो दहशतगर्द थे, अगर आप पुलिस रिपोर्ट पे यकीन करें, जिन्होंने कुछ महीने पहले पहलगाम से कुछ महीने पहले सोनमर्ग में जाके इसी तरीके का हादसा जो है अंजाम दिया, जिसमें चुन चुन के उन्होंने वर्कर्स को, इंजीनियर्स को, जो टनल की साइट थी सोनमर्ग में, वहाँ पे रात के वक्त हमला किया, चुन चुन के उनको उठाया और उनको मार दिया। और तब वो इंजीनियर्स, वर्कर्स, वो सब के सब मुसलमान थे। तो इनके लिए कभी मज़हब का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होता है, कभी उसी मज़हब के लोगों को ये उसी गोली का शिकार बनाते हैं। और यही बात जो है ये जम्मू कश्मीर के अवाम ने कही, और इस दहशतगर्दी को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि इसके ख़िलाफ़ खड़े हुए, और आज भी इसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये डिस्कशन हुई उसमें ये मसला उठाया जाना चाहिए था कि स्टेटहुड को लेकर जो आप लोग बार बार आवाज़ उठाते रहते हैं, कश्मीर से लगातार आवाज़ उठती रहती है, क्या इस वाले मुद्दे को इसके बीच में कहीं ना कहीं उठाया जाना चाहिए था? बिल्कुल उठाना चाहिए था, न सिर्फ स्टेटहुड बल्कि 370 के हवाले से बात की जानी चाहिए थी। और जम्मू कश्मीर की आवाम आज भी चाहती है कि 370 उनको लौटाया जाए, जो गैर जमहूरी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, नाजायज़ तरीके से हमसे हटाया गया। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है इस गवर्नमेंट ने दी, ये कहा कि 370 की वजह से दहशतगर्दी है, 370 हटा देंगे, उसके बाद दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। और अब 6 साल होने को है, और पहलगाम कोई पहला वाक़या नहीं था। इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हुए जिसमें कश्मीरी लोकल्स भी मारे गए, चाहे वो मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम थे, नॉन लोकल्स भी मारे गए, यानी कि जो दूसरी रियासतों से लोग आए थे।
ان میں سے کبھی یاتری بھی تھے. اگر آپ کو یاد ہو جموں کے ریجن میں ایک بس پہ حملہ ہوا, ان میں سے سیکورٹی فورسز بھی تھے, ان میں سے ڈاکٹرز انجینئرز بھی تھے جو مسلم تھے کشمیری, ان میں سے سیکورٹی آفیسرز بھی تھے. سیکورٹی آفیسرز, سولجرز تو ہے ہی ہے, ہائی رینکنگ سیکورٹی آفیسر جو ہے ہمارے قربان ہوئے پچھلے 5-6 سالوں میں ملیٹنسی کے واقعات میں, ٹیررزم کے واقعات میں جو دن بدن بڑھتے گئے. تو پہلگام اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا کہ ٹیررزم, ملیٹنسی, جو بھی آپ نام دیں, اس کا 370 کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے 370 اور اسٹیٹ ہوڈ. 370 میں ہی اسٹیٹ ہوڈ بھی ہے, 370 کے بغیر ہم امیجن نہیں کرتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ کو. وہ ایک انٹرنل ارینجمنٹ تھا ایک اسٹیٹ کے ساتھ, یونین کا, جس طرح کا ہماچل کے ساتھ ہے, ہماچل پردیش کے ساتھ ہے, جس طرح کا ناگالینڈ کے ساتھ ہے, جس طرح کے نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہماری جو ہے ان کے ساتھ ایک ارینجمنٹ ہے 371 کے روح سے. اسی طرح سے انٹرنل ارینجمنٹ ایک تھا جموں کشمیر کے ساتھ, جس کے ذریعے وہاں کی ڈائیورسٹی کو پروٹیکٹ کیا جاتا تھا, وہاں کی جیوگرافی کو پروٹیکٹ کیا جاتا تھا, وہاں کی جیوگرافیکل سینسٹیوٹی کو پروٹیکٹ کیا جاتا تھا, وہاں کی زمین کو پروٹیکٹ کیا جاتا تھا, وہاں کے ہندو کے لیے, وہاں کے مسلمان کے لیے, وہاں کی جابس کو پروٹیکٹ کیا جاتا تھا, وہاں کے ہندو کے لیے, بودھ کے لیے, مسلمان کے لیے, سکھ کے لیے. جس طرح سے ہماچل پردیش میں آج بھی آپ جا کے زمین نہیں خرید سکتے, آپ جا کے وہاں پہ سرکاری نوکری نہیں کر سکتے. اس طرح کی پروٹیکشنز ہماچل میں ابھی بھی ہے, اس سے بھی زیادہ پروٹیکشنز ناگالینڈ میں ابھی بھی ہے. تو یہ جھوٹ کہنا کہ 370 کی وجہ سے ملیٹنسی تھی یا اس طرح کے واقعات تھے, وہ سارا جھوٹ بکھر کے اب نیچے پڑ گیا. لیکن کیندری گرہ منتری تو آنکڑے دیتے ہیں 2019 کے پہلے اور 2019 کے بعد کس طرح سے پتھر کی گھٹنائیں, اسٹون پیلٹنگ کی گھٹنائیں کم ہوئی ہیں, جو ہڑتالیں ہیں وہ کم ہوئی ہیں. کئی بار انہوں نے کل بھی حوالہ دیا اس کا. مسئلہ یہ ہے کہ بی جے پی نے اس ایوان کو اپنی ذاتی ملکیت بنایا ہے, صرف ان کو بولنے کی اجازت ہے, اور جتنا بھی یہ جھوٹ بول سکے اس کے لیے وقت بھی ہے, اس کے لیے اجازت بھی ہے. اس جھوٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپوزیشن کو یا ہم جیسے لوگوں کو وقت نہیں دیا جاتا ہے. امت شاہ جو جھوٹ بولتے ہیں اس طرح کے وزراء اس ایوان میں, اور مسلیڈ کرتے ہیں اس ملک کو, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسی طرح کا وقت ہمیں بھی ملنا چاہیے, وہی 3 گھنٹے ہمیں بھی ملنے چاہیے. تو آپ اس بات سے واقف نہیں ہیں. تو ہم یہ بتاتے کہ ملیٹنسی بتدریج کم ہوئی, اور وہ آج سے کم نہیں ہوئی. یہ 2002 کے بعد کم ہوتی گئی, 2008 کے بعد اور زیادہ کم ہوئی, 2016 آتے آتے یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی. اور وہ آرگینک تھا, وہ خود بخود تھا, نیچرل تھا, کسی دباؤ کے بغیر. اور پھر سے ملیٹنسی میں اچانک سے رائز ہوا 2016 میں. کیوں ہوا, کس وجہ سے ہوا, کیا کوئی یہ بولنے کی اجازت دے گا, یہ ایکسپلین کرنے کی اجازت دے گا؟ پتھراؤ کے واقعات صرف 3 بار ہوئے کشمیر میں. پتھراؤ 70 سال 75 سال کی ہسٹری میں جموں کشمیر کا ایک پرماننٹ فیچر نہیں ہے. وہ 3 سال ہوا, 2008 میں, 2010 میں, 2016 میں. کیا وہ پرماننٹ فیچر تھا؟ اور جب وہ 2008 میں ہوا, 2010 میں ہوا اور 2016 میں ہوا, تب آر ایس ایس والے نہیں تھے کشمیر میں جو اس کے خلاف لڑتے تھے, وہ کشمیری لوگ ہی تھے, وہ کشمیر کی پولیٹیکل کلاس ہی تھی, یا کشمیر کے خود لوگ جو اس پتھراؤ کے خلاف, اس ملیٹنسی کے خلاف لڑتے تھے. اور جن نے وہ پتھر کھائے وہ ہم ہیں, وہ امت شاہ نہیں ہے, وہ آر ایس ایس کے لوگ نہیں ہے, وہ کشمیر کے ہی وہ لوگ تھے جو وہ پتھراؤ سیکورٹی فورسز پہ بھی پتھراؤ ہوتا تھا اور جموں کشمیر کے خود کے لوگوں پہ بھی پتھراؤ ہوتا تھا. تو ہم نے اس پتھراؤ کے خلاف لڑا ہے اور وہ واقعات کم ہوتے گئے. یہ کبھی ان چیزوں کا بڑھنا اور اکثر وقت ان چیزوں کا غائب ہونا یہ کوئی آج کا فیچر نہیں ہے, آج کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کشمیر میں یہ سب ہوا ہے. ہاں, آج سے پہلے جب یہ کم ہوتی گئی, ملیٹنسی کم ہوتی گئی, پتھراؤ جب نہیں تھا, وہ نیچرل تھا, وہ خود لوگوں کی خود کی مرضی سے تھی, کسی کے دباؤ سے نہیں. آج یہ جو کہتے ہیں نا, جو وہاں پہ ایک جو یہ تصویر بنانا چاہتے ہیں, اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے. 5,000 سے زیادہ لوگ ہمارے ابھی بھی جیلوں میں بے گناہ بند ہیں, جن کی ابھی ٹرائلز بھی شروع نہیں ہوئی عدالتوں میں, جن کے کیسز بھی 2019 سے جن کے ابھی کیسز بھی شروع نہیں ہوئے عدالتوں میں. ہمارے ہزاروں میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاسپورٹس بند کیے گئے ہیں, جن کی ویریفیکیشن نیگیٹو ہے اور جان بوجھ کے نیگیٹو دی گئی ہے. نوکری کرنا چاہے تو ان کی ویریفیکیشن نیگیٹو بھیجتے ہیں, پاسپورٹ نکالنا چاہے تو ویریفیکیشن پولیس سے نیگیٹو آتی ہے, کنٹریکچوئل کام کرنا چاہے, کنٹریکٹس لینا چاہے گورنمنٹ سے, ویریفیکیشن
नेगेटिव आती है। जो हमारे मुलाजिम थे ऑलरेडी, जो एम्प्लॉइज थे, जॉब करते थे सरकारी महकमों में, उनको उठा के निकाला गया। हज़ारों के इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात लेकिन हैं। ये एलजी प्रशासन का ये कहना है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, कहीं ना कहीं उनके ताल्लुकात जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी तंजीम से पाए गए, तभी जो है इस तरह का यूपी एक्शन से लिया कोई गया। उठ के आए और जम्मू कश्मीर के लोगों को लेबल दे अनइलेक्टेड, कोई इम्पोज्ड, अनडेमोक्रेटिकली इम्पोज्ड एक आदमी, एक इंस्टीट्यूशन, यूपी से जो हार के आया है, जिसको लोगों ने रिजेक्ट किया है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो जिसको ABCD भी नहीं पता है कश्मीर के बारे में, कश्मीर के स्ट्रगल के बारे में, कश्मीर की कुर्बानियों के बारे में, वो आके कश्मीर में लोगों को लेबल करे OGW के नाम पे, मुख्तलिफ नाम से, कभी TRF के नाम से, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को वो TRF के नाम से बदनाम करता है, लेबल करता है। इसके पीछे आप मुझे बताइए, ये कौन सा कानून आपको इजाज़त देता है? इसके पीछे ये एरोगेंस कहाँ से आती है? OGW किस कानून के हवाले से आप लोगों को आप OGW का टैग दे? कहाँ पे आप ये साबित करते हैं? किस कानून के ज़रिए आप एस्टैब्लिश करते हैं और किस कानून के ऐवान में, इदारे में आप ये साबित करते हैं? फिर आप किसी को OGW बताएं, मन मर्जी किसी को भी OGW बताए, उसको बदनाम करे और उसके खिलाफ हर कोई गैर कानूनी कार्रवाई जो आपके मन में आए वो करे। और ये करने वाला कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन नहीं है, इम्पोज्ड, अनइलेक्टेड, अनडेमोक्रेटिक एंड इलिजिटिमेट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड LG, जिसे मैं वाइस रॉय कहता हूँ, वो आके ये सब करता है। तो ये तो डेमोक्रेसी के नाम पे दब्बा है। अभी जो एलजी साहब का एक ताज़ा बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि पहलगाम के लिए वो खुद को जिम्मेदार बताते हैं और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। आप इस बयान को किस तरह से तो देखते हैं? एज दे से इन इंग्लिश, द हेड शुड रोल, सर गिरने चाहिए। जो इसके लिए जिम्मेदार थे उनको उनकी कुर्सियों से उठा के हटाना चाहिए था। अगर वो ये खुद कबूल करते कि वो जिम्मेदार है, तो उनको न सिर्फ वहाँ से हटाना चाहिए था, उनकी उस नालायकी के लिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। आप इमेजिन कीजिए इस तरह का वाक़या जम्मू कश्मीर में होता और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में होते और वो चीफ मिनिस्टर मुसलमान होता, उसके खिलाफ किस तरह की यहाँ पे बातें होती और उसके खिलाफ किस तरह के डिमांड्स होते। उसको गिराया गया होता, उसको हटाया गया होता, ED को बुलाया गया होता, फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया होता, एजेंसीज का इस्तेमाल किया गया होता। क्या उस तरह की यार्ड स्टिक इस पे लागू नहीं होती है? न सिर्फ LG बल्कि जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की हमारी एस्टैब्लिशमेंट्स है, वो जहाँ तक कनेक्ट होती है होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ, वहाँ तक द हेड शुड रोल, जो भी इसके जिम्मेदार है, जिनकी भी नाकामी इसकी जिम्मेदार है, उनको अपने ओहदों से हटाना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे तो अभी फिलहाल सरकार ने कुछ किया नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पहलगाम का, क्योंकि कल केंद्रीय गृह मंत्री ने यह बयान दिया कि जो 3 आतंकी रिस्पॉन्सिबल थे पहलगाम के अटैक के लिए, उन्हें मार गिराया गया है और उनका जो एक वेरिफिकेशन है वो उन लोगों के साथ भी कर लिया गया है जिन्होंने उन्हें खाना दिया था। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो इन्वेस्टिगेशंस चली और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशंस वहां पर चली, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप उस तरह के माहौल में इस वक्त ज़िंदगी जी रहे इस मुल्क में कि जहाँ पे सवाल पूछने का हक नहीं है, और अगर सवाल पूछा जाए तो आपको एंटी नेशनल कहा जाएगा और ये खुद कहेंगे कि हम नालायक हैं, मगर उस नालायकी की कोई सज़ा नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और दूसरा, ये नहीं कहना चाहिए कि आपकी नालायकी इस वजह से हुई, आपकी इस कमज़ोरी की वजह से ये हादसा हुआ। ये कौन थे, किन को मारा गया, क्या यही थे जो पहलगाम में मुलवस थे? हम कुछ नहीं जानते। हम उतना ही जानते हैं जितना अमित शाह ने कल ऐवान में बताया। इसके अलावा ना आपको सवाल करने का हक है, ना हमें सवाल करने का हक है, ना आपको इन्वेस्टिगेट करने का हक है, ना हमें एज ए शहरी, बहैसियत शहरी इन्वेस्टिगेट करने का हक है। सिर्फ ये बताया गया कि उनके साथ चॉकलेट्स थे, उनके साथ वोटर IDs थे पाकिस्तान के। अगर एक आम आदमी सवाल पूछने पे आए कि इस तरह का कौन सा टेररिस्ट था जो वोटर ID कार्ड लेके घूम रहा था अपने मुल्क से बाहर, क्या वो किसी पोलिंग स्टेशन पे यहाँ पे वोट डालने के लिए आया था, कि वो अपना वोटर ID लेके आया था? ये कह रहे कि 3 महीने से हम उनका पीछा कर रहे हैं और वो कई सालों से यहाँ पे है, कितने सालों से वो चॉकलेट लेके घूम रहे हैं पाकिस्तान का, और वो चॉकलेट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी भी उनके जेब में है, और इतने महीनों से वो जंगलों में है, वो चॉकलेट्स अभी ख़त्म नहीं हुए। हमारा खौफ ये है, क्या वो लोग जिन्होंने ये हादसा अंजाम दिया, क्या ये वही है? अगर ये वही लोग हैं तो अपने कैफर किरदार तक पहुंच गए और जो इनको सज़ा मिलनी चाहिए थी,
ये भी कम है मगर इस हद तक मिली, मगर एक गुंजाइश है, हो सकता है कि ये वो लोग ना हो, और वो लोग जिन्होंने वो काम अंजाम दिया वो अभी भी फ्री है। वो कौन थे और वो कहाँ है और किसके कहने पे उन्होंने ये सब किया, कहाँ से ये सब हुआ, कोई ना कोई हमें जिंदा मिल जाता, पाकिस्तान का नाम जो है उनके मुंह से हम सुनते, उस साजिशों के बारे में उनके मुंह से हम सुनते, जिस तरह से कसाब को पकड़ा गया, जिंदा पकड़ा गया, हर एक लिंक इस मुल्क ने जोड़ी, हमने जोड़ी, हमारे एजेंसीज ने जोड़ी, उसके मुंह से बातें निकली कि कहाँ से ये शुरू हुआ और किस तरह से उन्होंने अंजाम दिया। तो हम वही चाहते थे और आज भी वही चाहते हैं कि एक जिंदा मिसाल हमारे पास हो कि हम हर एक लिंक जोड़ते रहे कि इस साजिश की शुरुआत कहाँ से हुई और इसके लिए फैसिलिटेट कहाँ से किया गया और कैसे अंजाम दिया गया। मुख्यमंत्री की आपने बात की कि मुख्यमंत्री के पास कुछ नहीं है, हमेशा ये बात चर्चा में रहती है कि आपके और उनके संबंध कुछ ठीक नहीं है, क्या ऑल इज वेल बिटवीन यू टू? मेरी बात सिर्फ इतनी है कि हमने जो लोगों से एतमाद लिया है, जो वोट लिया है, वो हमने एक रूटीन गवर्नेंस देने के लिए नहीं लिया। जम्मू कश्मीर के लोगों का स्टेटस गिराया गया, हटाया नहीं गया, गिराया गया, अनडेमोक्रेटिकली गिराया गया और हमें यूनियन टेरिटरी के हद तक पहुंचाया गया। अब हमारे डिसीजंस दिल्ली से लिए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आज भी। उस ज़माने जब इलेक्शन नहीं हुआ था, सारे डिसीजंस दिल्ली में लिए जाते थे। हम लोगों के उस सेंटिमेंट की रिप्रेजेंटेशन करते थे और जिस वजह से लोगों ने हमें एतमाद और वोट दिया कि हमें अपना स्टेटस रेस्टोर करना है, जो 2019 में हमसे छीना गया। 370 जिस पैकेज के बारे में बात करता था, जिस स्टेटस को इंश्योर करता था, वो सारा पैकेज रेस्टोर करना है। सड़क, बिजली, पानी के नाम पे एलजी भी काम कर सकता है। यूपी से कोई बंदा इस वक्त वहाँ पे बैठा है, वो भी काम कर सकता है सड़क, बिजली, पानी के नाम पे। कल को कहीं और से कोई आएगा एलजी का इंस्टीट्यूशन, वो काम भी करेगा। मगर हमारा स्ट्रगल उससे ज़्यादा बड़ा है। हमारा रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, जिसमें 370 के साथ साथ स्टेटहुड भी नेचुरली है ही। तो मेरी बात यही है कि हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है कि हम अपने ट्रैक से हटे, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को नीचे गिराएं। तो आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब अभी ये सब नहीं कर पा रहे हैं, सही तरीके से ये मामला नहीं उठा पा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि देर हो रही है, तो उनकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है। मैं ये कहता आ रहा हूँ कि इस स्ट्रेटजी ठीक है, आपकी अपनी स्ट्रेटजी, अपनी समझ है, मगर मुझे कुछ आते हुए इस तरीके से मिलते हुए दिख नहीं रहा है। उनका देर हो रही है और लोगों का जो एतमाद है वो कम होता जा रहा है। उनका कहना है कि कन्फ्रंटेशन से तो सरकारें नहीं चलती हैं। बहुत सारी मिसालें हैं। कन्फ्रंटेशन आपका हक है, डेमोक्रेटिक कन्फ्रंटेशन आपका हक है। साउथ इस वक्त कन्फ्रंटेशन कर रहा है सेंटर के साथ, बंगाल कन्फ्रंटेशन कर रहा है सेंटर के साथ। बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं जिनकी मिसालें हैं, जिनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, एजेंडा है स्टेट का, और वो अपने एजेंडा के लिए डेमोक्रेटिकली कन्फ्रंट कर रहे हैं सेंटर के साथ, उनका हक है। और ये फेडरेशन ऐसे डिज़ाइन हुई थी कि स्टेट अपनी बात करेगी, स्टेट के लोग अपनी बात कर, प्रोविंसेस के लोग अपनी बात करेंगे, उसके लिए अगर उनको कन्फ्रंटेशन भी करनी पड़े सेंटर के साथ वो करेंगे। मगर उस वजह से सेंटर कोई भी राइट रोक नहीं सकता है, फ्लो ऑफ फंड्स रोक नहीं सकता है। आपने ये वाली बातें कि अपनी पार्टी के विदिन उठाई हैं? आखिरी बार मीटिंग कब हुई आप लोगों की? वही कुछ महीने पहले वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, वो लास्ट मीटिंग फॉर्मल मीटिंग थी पार्टी की, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब से आखिरी बार कब मिले? उसी मीटिंग में बोले। कभी बात चर्चा होती है, कोई इश्यूज जो आपने उठाने हो या उन्होंने उठाने हो वो आपके मार्फत उठवाते हैं यहाँ पर? नहीं, जो भी बात यहाँ पे होती है इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है पार्टी, कोई कम्युनिकेशन। क्योंकि हमने आपको फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ तो एक उसमें देखा था, लेकिन उमर साहब के साथ कभी नहीं देखा है, इसलिए शायद ये चर्चा हमेशा होती है कि ऑल इज नॉट वेल। फारूक साहब के साथ वही जो इवेंट था किसी ने ऑर्गेनाइज किया था, उनको भी इनवाइट किया गया था वहाँ पे, मुझे भी इनवाइट किया गया था। वहाँ पे उतनी ही बातें हुई जितनी आप सभी लोगों के सामने हुई। पार्लियामेंट में जब भी सेशन शुरू होता है पार्टी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, कोई बात नहीं होती है कि हमें पार्लियामेंट में किस बात को रखना है या किस इशू पे बोलना है, किस इशू को उठाना है, या इंडिया अलायंस अगर कोई बिल वगैरह ला रही है, कोई इस तरह का वोट की ज़रूरत हो, डिमांड या सपोर्ट की ज़रूरत हो, क्या करना है ना, इस तरह की कोई कम्युनिकेशन। तो आप लोग आपका जो एक संपर्क है वो आप इंडिपेंडेंट एक एमपी की तरह काम कर रहे हैं? जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगों ने वोट दिया है, मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। क्योंकि इसीलिए चर्चा शायद बार बार उठती है कि कहीं आप अलग कुछ स्ट्रीम में तो नहीं जा रहे हैं?
میں نے اپنی بات کو وضاحتاً بتایا کہ لوگوں نے ایک ریسپانسبلٹی دی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ پارٹی اس ریسپانسبلٹی پہ اترے, اور ابھی 1 سال پورا ہونے کو ہے اس گورنمنٹ کو, جموں اینڈ کشمیر کی گورنمنٹ کو. امید ہے کہ جو ان کے سوال ہے ان کے جواب ملتے رہیں گے, کیونکہ بہت سارے کولیگز ایسا مان رہے کہ اس مانسون سیشن میں جو ابھی چل رہا ہے اس میں اسٹیٹ ہوڈ آنے والا ہے, اسٹیٹ ہوڈ کی بل آنے والی ہے. تو ٹھیک ہے, میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں. تو امید ہے کہ اگر ایسا خدا کرے کہ اس طرح کا کچھ ہو, اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ آنکھیں کھلے پارٹی میں, اب وہ ریئلائزیشن ہو کہ ہم وقت گوا رہے ہیں اور اب ہمیں وہ شروع کرنا چاہیے جو ریسپانسبلٹی ہمیں لوگوں نے دی. تو اس کے بعد بھی اگر آنکھیں نہ کھلے تو میں اس راستے پہ نہیں چلوں گا جہاں پہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ انسان کھو جائے یا لوگ سینس آف بیٹریل فیس کریں. اب 2025 5 اگست آنے ہی والا ہے, لگ بھگ 6 سال ہونے والے ہیں. اس دوران گھاٹی نے بھی کئی طرح کی جو ہیں نظام بھی دیکھ لیے, الگ الگ جو ہیں کام بھی دیکھ لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سرکار اب, کیونکہ عمر عبداللہ کی سرکار ہے, اسے کیا کرنا چاہیے کہ اسٹیٹ ہوڈ کا مسئلہ جو ہے وہ اٹھائے؟ حالانکہ یہ بولا جا رہا ہے کہ کئی ایم پیز نے چٹھی لکھی ہے پارلیمنٹ سیشن سے پہلے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہ صرف اسٹیٹ ہوڈ بلکہ 370 کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ ہوڈ کا مسئلہ چیف منسٹر کو اٹھانا چاہیے, ہماری پارٹی کو اٹھانا چاہیے, الائز بنانے چاہیے. اگر اسٹالن اس طرح سے بات کر سکتے ہیں اور اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ہمیں اٹانومی دے دیجیے, تو ہماری وہی اٹانومی ہم سے چھینی گئی. تو آج آپ کے پاس ایک اسٹرانگ وائس ہے ساؤتھ انڈیا میں جو اسی اٹانومی کی بات کر رہی ہے جو آپ سے چھینی گئی. تو دوسرے دن ہمارا چیف منسٹر وہاں پہ ہونا چاہیے تھا ٹو ایکسپلین ہم کہ آپ کی اٹانومی اور ہمارے 370 میں کوئی فرق ہی نہیں تھا. تو وہاں سے سپورٹ لینا چاہیے تھا, وہاں پہ بات کرنی چاہیے تھی لوگوں سے. ان کو بلا کے کشمیر میں جلسے کرنے چاہیے تھے جہاں پہ وہاں کے ایم پیز کو, وہاں کے چیف منسٹر کو, ریپریزنٹیٹیوز کو بلا کے یہ سیمینارز کرنے چاہیے تھے. ہاں, ان کی بات اور ہماری بات کس طرح سے ایک ہی ہے. اور دوسری ریاستیں جو ہے ان کے ساتھ ایک فورس آپ کا بن جاتا جن کے نمبرز ہے پارلیمنٹ میں. ہم 6 ہے زیادہ سے زیادہ لداخ کو ملا کے, اس میں سے بھی بی جے پی کے پاس 2 ہے. ہم بائی نمبرز پارلیمنٹ میں چینج زیادہ کچھ کر نہیں سکتے, مگر آپ کو نمبر چاہیے, الائز چاہیے. آپ اس طرح کے الائز ڈھونڈیے, وہ آپ کی بات کرنے کے لیے تیار ہے, آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے. ان کے پاس اپنا کیس رکھیے, سمجھائیے آپ کی ڈیمانڈ میں, ایسپریشن میں اور ہماری ایسپریشن میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. فیڈرل آپ کی ایسپریشن جو ہے اس کو سمجھائیے, تو یو ول گین الائز, یو ول جوائن فورسز. جو سبسٹینشیل نمبر ہے پارلیمنٹ میں ان کو بلائیے, کشمیر میں بلائیے, سیمینارز کرائیے, بنگال جائیے, بنگال کی چیف منسٹر کو بلائیے, بنگال میں اپنی بات کیجیے, اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو بھیجیے. پنجاب میں جائیے, پنجاب میں اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو بھیجیے. یہ سارا آپ موومنٹ چلا کے پورے ملک میں اس طرح کے الائیڈ فورسز آپ جمع کر سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ جڑ سکتے ہیں. کانگریس کے پاس جا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی لڑائی ابھی چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ تک ہی ہم لڑیں, وہی جو آپ لڑائی لڑ رہے اسٹیٹ ہوڈ کی, ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے لڑیں. شاید کبھی ہم یہ بات سمجھانے میں بھی کامیاب ہو کہ جو ہم سے چھینا گیا آج وہی ایسپائر کر رہا ہے ساؤتھ بھی. تو ہم ایک اسٹرانگر فیڈرل انڈیا چاہتے ہیں جہاں پہ اسٹیٹس اور زیادہ فیڈرلی اسٹرانگ ہو. تو شاید پورے ملک میں آپ اپنی بات سمجھا سکے اور آپ کے پاس وہ فورس ہو جس کے ذریعے آپ پارلیمنٹ میں کوئی چینج کر سکے, مگر ایسا کچھ ہوتے ہوئے دکھ نہیں رہا. سر, اس پلیٹ فارم میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سرجاد کارگلی صاحب نے بولا تھا کہ لداخ کا رستہ بھی جموں کشمیر سے ہوتے ہوئے ہی دلی تک پہنچتا ہے. تو جب آپ لوگ اپنی آواز اٹھائیں گے تو آپ ان کے لیے بھی کیا آواز اٹھائیں گے؟ بالکل اٹھائیں گے, چونکہ لیہ اور کارگل ملا کے جو لداخ بنتا ہے وہ ہمارے ساتھ جذباتی طور بھی اور جیوگرافیکلی بھی جڑے ہوئے. وہ ہماری پہچان کا حصہ ہے, جموں کشمیر کی پہچان کا حصہ ہے. ایموشنلی بھی, جیوگرافیکلی بھی, کنیکٹیوٹی بھی ان کی ہمارے یہاں سے ہی ہے, اور ہمارا یہاں نہیں ہے, وہ ان کا بھی یہاں کا یہاں ہی ہے. تو ہماری آئیڈینٹی ایک ہے. وی آر انکمپلیٹ وداؤٹ دیم, ہم ان کے بغیر نامکمل ہیں, اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کو کشمیر کے ساتھ واپس جوڑا جائے. تو جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے اور ہوگی, ہم لداخ کو اپنے آپ جموں کشمیر کے ساتھ دیکھتے ہیں. سر, آخری سوال, جس طرح سے ریجنل لینگویجز کو لے کر ہر ایک اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی لینگویج کو اوپر رکھنا چاہ رہا ہے, چاہے وہ
मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, साउथ इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हों, आपको क्या लगता है कश्मीरी को लेकर जब एक कश्मीरी को आम तौर पर बात करते हुए सुनाई देता है या कहीं पे भी दिखता है कि आपने ये वाली बात रेज की थी कि उसे सस्पिशियसली देखा जाता है? अगर मराठी ये कहे कि हमारी मराठा लैंग्वेज को और मराठी आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जाए, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है और उठानी भी नहीं चाहिए और उठाता भी नहीं है। तमिलियन ये कहे कि हमारी लैंग्वेज पे हमला इस कल्चरल इन्वेजन, ये सेंटेंस, ये फ्रेज़ स्टालिन ने भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि हमारी लैंग्वेज पे हमला ये कल्चरल इन्वेजन है। इसी तरह से बंगाली आइडेंटिटी, इसी तरह से गुजराती आइडेंटिटी, हर किसी को हक है और वो बोलते हैं, अपनी कल्चर को प्रिजर्व करते हैं और किसी भी टेम्परिंग को अपने कल्चर पे हमला समझते और बोलते भी है। यही बात मैंने भी कही, और अगर यही बात कश्मीरी कहता है कि हमारी ज़ुबान, हमारी पहचान, और हमारी ज़बानें मुख्तलिफ है, हमारी ज़बान सिर्फ कश्मीरी नहीं है, कश्मीरी है, डोगरा है, पहाड़ी है, गुजर है, वी आर अ डाइवर्सिटी विद इन डाइवर्सिटी। तो जब कश्मीरी ये कहता है, या कश्मीरी ये कहे कि हमारे यहाँ शराब आम मत करो, किसी भी नाम पे शराब को हमारे यहाँ आम मत करो, न्यूडिटी को हमारे यहाँ आम मत करो, फैशन के नाम पे सड़कों पे ये सब मत करो, हमारी लैंग्वेज को बचाओ, हमारे कल्चर को बचाओ, हमारे कल्चर पे इन्वेजन मत करो। जिस तरह से स्टालिन कहते हैं कि कल्चरल इन्वेजन मत करो, अगर कश्मीरी ये कहता है तो उसे दहशतगर्द कहा जाता है। मुझे कहा गया, एलजी ने ये कहा कि मैं टीआरएफ हूँ, मैं दहशतगर्द हूँ। अपनी औकात से बाहर निकल के उसने बात कही। एक अनइलेक्टेड, इलेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन पे बैठा हुआ, जो रिप्रेजेंट नहीं करता जम्मू कश्मीर के लोगों को, एक नौकर है होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का, उसकी भी जुर्रत और औकात ये हुई कि उसने एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ये कहा कि ये टीआरएफ है। और आम कश्मीरी के साथ क्या होता होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो कश्मीरी को ये हक नहीं है कि वो अपने कल्चर के बारे में बताए और कल्चर को प्रिजर्व करने के बारे में बताए। उसको एंटी नेशनल कहा जाता है और टेररिस्ट कहा जाता है। बाकी हर किसी को हक है वो अपने कल्चर के बारे में बात करे और कल्चरल सेंसिटिविटीज़ के बारे में बात करें। थैंक यू सर, आपने इतने अच्छी तरह से इतने पेचीदा मसलों को हमें समझाया। हम भी उम्मीद यही करते हैं कि जो मॉनसून सेशन है, जो जम्मू कश्मीर के आवाम को एक उम्मीद है कि स्टेटहुड का मसला जो है वो इस मॉनसून सेशन में उठाया जाएगा। सर थैंक यू।